जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न। यहाँ से 90 की 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन हिस्ट्री का रहने वाला है, इसीलिए यह क्लास इग्नोर मत करिएगा। यदि आप सभी को हिस्ट्री में 100% बनाना है तो इतना को लगभग प्रश्न देख लो, 100% इससे हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का बन जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि फुल हिस्ट्री बिहार बोर्ड क्लास 10th वायरल सभी प्रश्न है, जिसको बोलते हैं ना वायरल, उसी तरह ये सभी वायरल प्रश्न है। ठीक ना। आप सभी देख रहे हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो ये 20 फरवरी के लिए बस इतना पढ़ लो, हिस्ट्री का काम समाप्त हो जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत, हिचकिचाहट, प्रॉब्लम, समस्या आप सभी को नहीं आने वाले। इसीलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देरी करने का कोई बात नहीं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है बहुत नजदीक। क्या है? बहुत नजदीक। देखो कहता है राष्ट्रवाद क्या है? कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है? कहता है देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहता है। जब सभी किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को जब अपने देश के प्रति जब प्रेम की भावना होता है तो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। देखो अपने देश के प्रति सभी को रहना भी चाहिए, अपने देश के प्रति सभी को प्रेम भावना रहना भी चाहिए। कहता है देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, यह राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझा ना? देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक ना। आगे देखो कहता है कि मेजनी कौन था? 2 नंबर में है और 2019 में पूछा गया भी प्रश्न है। कहता है मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? कहता है कि देखो उत्तर है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। देखो ऐसा ही साधारण नहीं व्यक्ति था ये मेजनी। मेजनी साहित्यकार, साहित्य को लिखने वाला साहित्यकार, गणतांत्रिक माने कि सभी समाज को, गणतांत्रिक माने व्यक्ति को क्या समाज के प्रति उत्साह को बढ़ाने वाला, ठीक ना, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था। और उसके सेनापति भी था, एक योग्य सेनापति था। ठीक ना। और मेजनी कार्बोनेरी नामक गुप्त दल सदस्य था। और वो मेजनी कार्बोनेरी नामक गुप्त दल सदस्य था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। क्या क्या की थी? देखो मेजनी ने 1831 में, मेजनी ने क्या कहता है? 1831 में यंग इटली, क्या चीज का? यंग इटली, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का क्या कहता? स्थापना किया था। ठीक ना। आपसे बिल्कुल ये समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लास्ट में यदि समझ में आता है ठीक, नहीं समझ आता सीधा याद करो, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट पे यदि सोचे कि हमको 100% समझ के ही याद रहे तो वैसा प्रॉब्लम नहीं समझना। डायरेक्ट क्या करना है, यदि याद नहीं होता है, यदि समझ में नहीं आता सीधा याद करना क्वेश्चन, क्योंकि 4 दिन का तब खेला है। 4 दिन याद करो, फिर उसके बाद भुलाओ, कुछ याद करो, उससे मतलब नहीं। इसलिए 4 दिन के लिए क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे तो क्या करना है? याद करना है। ठीक। देखो आगे कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? कहता है जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। एक बाधा नहीं थी, बहुत सा बाधा था। कहता है देखो फर्स्ट में कहता है जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। कितने छोटे बड़े राज्य में विभक्त था? 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। कहता है उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है। कहता है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में क्या था? विभक्त था। विभक्त मतलब कि बटा हुआ था। ठीक ना। और आगे देखो कहता है उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य मूल्य था। ठीक ना। और आगे पॉइंट देखो कहता है कि इसमें एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया मुख्य बाधा था। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बाधा था। ठीक ना। बना इसमें एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया मुख्य बाधा बना हुआ था। क्या मुख्य बाधा बना हुआ था। ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखो कहता है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? कहता है मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। कहता है मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीतिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तनी मनी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक ना। वह कहता है कि इसलिए 1815 से 1848 के काल को 1815 से जो 1848 ईस्वी तक काल चला था ना, उसे ही मेटरनिक युग के काल के नाम से जाना था। मेटरनिक युग के नाम से जाना था। जब देखो जैसे अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री है,
ठीक है, हमारे देश में प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री ये बनना स्टार्ट किया और अभी तक भी प्रधानमंत्री थे, इस युग को क्या कहा जाएगा, नरेंद्र मोदी युग बोला जाएगा, समझा ना। उसी प्रकार जब 1815 ईस्वी से ही 1848 ईस्वी तक ये अपना शासन किया, तो इस अपना शासन को नाम क्या धर दिया, मेटरनिक युग धर दिया। क्या नाम धर दिया, मेटरनिक युग धर दिया, ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, 1848 फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीधा सीधी भिवियाई लगा के रखना चाहिए इस तरह से क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर करके जाना है, ठीक ना। देखो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे, निम्नलिखित कारण थे। देखो क्वेश्चन बनाने का मतलब यही कि जैसे कारण पूछे तो एकदम डायरेक्ट लिख दो, निम्नलिखित कारण थे, एक पॉइंट तो बन रहा है। देखो यहाँ कहते हैं लुई फिलिप की कमजोर नीति। देखो इसका 1848 से फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण क्या कहते हैं, लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप का कौन सा नीति लगा था, कमजोर नीति, ठीक ना। कहता है लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। गीजों को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया कहता है। और तीसरा पॉइंट देखो क्या क्या कहता है, पूंजीपति वर्ग को, पूंजीपति जब ज्यादा पूंजीपति वर्ग था, ज्यादा मजबूती वर्ग था ना, को वर्ग को क्या साथ रखना, क्या था, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, पूंजीपति वर्ग को क्या रखना था, साथ रखना था, ठीक ना। और चौथा असफल विदेशी नीति, चौथा क्या था, और विदेशी नीति जो था ना, विदेशी नीति क्या असफल हो चुका था, इसलिए विदेशी नीति असफल विदेशी नीति था। और पांचवा है किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, ठीक ना। और छठा था बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना। चौथा छठा पॉइंट जो था बेरोजगारी और भूखमरी क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक ना। ऐसा पॉइंट था, आप सभी देख सकते हैं। यदि फिर से एक बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को ये फिर से क्वेश्चन बता देते हैं। कहता है देखो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ठीक ना। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण जो था लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप जो था उसका नीति जो होता, नियम जो कानून था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया था, ठीक। दूसरा कारण देखो लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना। देखो जब लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी को गीजों को क्या कर दिया, गीजों का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या चीज का बना दिया, गीजों का प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिस कारण से वहां पर भी इसका नियम फॉलो करते हैं, ठीक ना। आगे तो कहता है पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। पूंजीपति वर्ग को क्या रखना था, साथ रखना। पूंजीपति वर्ग ये क्या था, जब पूंजीपति वर्ग था ना, जो ज्यादा मजबूती वर्ग था ना, उसको क्या करता है, अपना साथ रख के चला था, ठीक है। लेकिन जो भी नियम रहता है, जो ज्यादा पूंजीपति वर्ग रहेगा ना, उसको भी साथ रखेगा तो वो भी अपन मौजी चलाना स्टार्ट करता है, ठीक ना। लेकिन ये क्या था, पूंजीपति वर्ग को साथ रखा था, ठीक ना। देखो इतना 3-4 को नीति 2 अंक के प्रश्न में लिख देते हैं ना तो काफी हो जाता है, ठीक ना। ऐसे बता दे 6 को, लेकिन 4 को से बेसी ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक। आगे देखो कहता असफल विदेशी नीति। और विदेशी नीति कैसा इसका हो गया था, असफल हो गया था, इसका सफल नहीं हुआ था विदेशी नीति, ठीक ना। पांचवा पॉइंट किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। किसी भी प्रकार के ये सुधार में, कोई भी काम में सुधार नहीं करता था, इसलिए सुधारात्मक कार्य नहीं करना। और छठा था बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना। छठा जो कारण था, जिस कारण से हर तरह से कमजोरी पड़ती है, क्या होगा, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या क्या हो गया था, बढ़ जाना। बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक ना। इसीलिए छठा क्वेश्चन देखो, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण, किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति को अपनाया था, ठीक ना। क्वेश्चन क्या था, 2012, 2014, 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। देखो कहते जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में रक्त और लोह की नीति अपनाए थे, ठीक ना। बिस्मार्क का मानना था कि किसका मानना था, बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। बिस्मार्क का मानना था कि, बिस्मार्क ने यह बात बोलता था कि बिना सेना का किसी को एकीकरण करना बहुत संभव काम नहीं, बहुत संभव काम नहीं है। इसीलिए कहता था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसीलिए क्या किया, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ क्या किया था, युद्ध किया। क्या किया,
युद्ध किया, ठीक ना। आगे देखो, आगे कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है, ठीक ना। पूंजीवाद क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं, उसे पूंजीवादी कहते हैं, ठीक ना। कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर उत्पादन, कोई भी जब उत्पादन कर रहे हैं उसका किस पे अधिकार होता है? पूंजीपति का नियंत्रण होता है, पूंजीपति का ध्यान रहना चाहिए, समझा ना। क्या चीज रहना चाहिए? ध्यान रहना चाहिए, नियंत्रण रहना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं, ठीक ना। आगे देखो, खूनी रविवार क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है? देखो 1904 से 1905 के खूनी रविवार क्या है? कहता है 1904 से 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, किस किस के युद्ध में? रूस और जापान के युद्ध में रूस के पराजय के बाद, यानी कि रूस के हारने के बाद रूस के कारण रूस के हारने के बाद रूस में क्रांति हो गई। रूस में क्या हो गया? क्रांति। जब रूस का पराजय हो गया, जब रूस हार गया तो रूस में ही क्या हो गया? क्रांति हो गया। क्या हो गया? क्रांति हो गया। रूस के ही जनता ने क्रांति करना स्टार्ट किया। कहते हैं 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारा के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने, यानी कि वहां की सेना ने, रूस की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर, जो गरीब आदमी था, जो गरीब लोगों ने अपना रोटी दो का नारा लगाते हुए अपना सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जो जा रहा था, वहां पर निहत्थे लोगों पर क्या किया? गोलियां बरसा दी। क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें क्या हो गया? वहीं के सभी के आदमी को, जो निहत्था लोग थे, जो कोई से कारणवश अपना भोजन के लिए, अपना पेट चलाने के लिए उसके पास जब जा रहा था, उसमें क्या कर, जब हार गया तो वो अपना गुस्सा से क्या, गोली चलवा दिया। क्या करवा दिया? वहां से गोली चलवा दिया, ठीक। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें क्या? हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी, यानी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना था, लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। उस दिन जो था ना 22 जनवरी का था और पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी था, ठीक ना। लेकिन उस दिन कौन सा दिन था? जिस दिन ये गोली चलवाया था, रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसलिए खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन को, एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है? याद ही कर लेना है, ठीक ना। देखो समझाने के लिए भी समझ, 1904 से 1905 ईस्वी में रूस जापान के युद्ध में, देखो रूस जापान युद्ध में रूस का पराजय हो गया। किसका पराजय? वहां पर रूस हारा था, इसलिए रूस का क्या हो गया? पराजय हो गया, ठीक ना। और रूस में क्रांति हो गई। रूस में वहां की जनता जब हारेगा हमेशा युद्ध करेगा, हारेगा तो क्या होगा? रूस के पराजय हो गए। रूस में ही क्या हो गया? रूस के सभी जनता ने क्या लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना एकदम पूरा कर दिया था, जिसके तबाहियां मचाना स्टार्ट किया। वे सोचा कि हम ही को जना मार दे, उसके वहां के राजा ने सोचा हम ही को न मार दे, इसलिए इतना हजारों लोग जो आ रहे हैं महल की ओर, उस पर क्या किया? सीधा अपना गोली ही चलवा दिया। जब गोली चलवा दिया तो वहां पर आ रहा था किधर? सेंट पीटर्स महल की ओर, सेंट पीटर जहां पर राजा रहता था वहां पर आ रहा था, ठीक ना। जिस कारण से यहाँ पर क्या गोलियां चलवा दी अपना सेना से। जब गोलियां चलवा दी वहां पर हजारों लोग मारे गए। कितना लोग मारे गए? हजारों लोग मारे गए। जिस निहत्थे लोग इसलिए बोलता कि क्योंकि दो कोई अपराधी नहीं था, कोई वे नक्सलाइट नहीं था, कुछ नहीं था। ये गरीब लोग अपना भोजन के लिए अपना राजा के पास मनो आ रहा था, ठीक ना। कि इतना गरीबी, इतना महंगाई बढ़ गया, जिस कारण से हमेशा जो युद्ध करता था क्या हो गया? हमेशा महंगाई बढ़ गया, अपना भोजन के लिए तरसता था, अपना भोजन नहीं होता था। जिस कारण से सोचा कुछ सरकार हमसे मदद देगा, तो वे सोचा और गोलियां चलवा दिया, ठीक ना। लेकिन जिस दिन गोलियां चलवाई, जिस दिन हजारों लोग मारे गए, उस दिन कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। जिस कारण से इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता है? लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ऐसा बात नहीं कि जो हम क्वेश्चन बताएं जो सटीक उसी को बात लिखना है, वैसा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर है।
तो मान लो कि समझाना वही क्वेश्चन चाहता है, लेकिन तंडा टूटी फूटी भाषा यदि होता है, तंडा अपना भाषा भी होता है, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ऐसा बात में, ठीक ना। इसीलिए सभी अपना शब्दों में ही उत्तर देना है, जैसा खाली समझ में आ गया पॉइंट क्या बात बोल रहा था उसी तरह से, और अपना शब्द में उत्तर को छाप देना है, ठीक ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? देखो यदि हिस्ट्री से पूछेगा, इससे बाहर मेरा गारंटी है कि आ ही नहीं सकता है, समझा ना। दबा ठोक के कहते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। और आप सभी को ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई, ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई, सारा सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, ठीक ना, और मैथ, ठीक ना, सारा एक ही में वीडियो इंक्लूड करके कम से कम 4-5 सीरीज चला देंगे ना, उससे 100% और भी सारा सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए वे भी पीडीएफ टाइप में हो चुका है, और उसको वे भी निश्चित क्लास मैंने कि 1-2 घंटा के बाद हो सकता है अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। इधर उसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक ना। इस नंबर पे भी मिल जाएगा 9608692909, ठीक ना। यदि यही बात है कि सिर्फ बात यही है कि आप सभी को यदि वीडियो देखते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना है, ठीक ना। इसलिए जितना शेयर कर दे उतना अपना परिवार बढ़ते जाएगा, ठीक ना। चलिए देखो अक्टूबर क्रांति क्या है, ठीक ना। अक्टूबर क्रांति क्या है? कहता है 7 नवंबर 1917 को, कितना नंबर? 7 नवंबर 1917 को, 17 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? ये सभी पर अधिकार कर लिया था, ठीक ना। और करेंसी रूस जो छोड़कर भाग गया, करेंसी रूस क्या छोड़कर वहां से भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। देखो क्या बात करते हैं, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने, कौन ये बात कौन बोला? बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन, जितना भी सरकारी भवन था, ठीक ना, अधिकार कर लिया था। कौन करता है? बोल्शेविक ने। बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में क्या था? और करेंसी रूस क्या गया? छोड़ के भाग गया। करेंसी रूस क्या गया? छोड़ के भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इससे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर्वहरा वर्ग किसे कहा जाता है? सर्वहरा बोलने का मतलब है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग क्या हो? शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वहरा वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वहरा वर्ग कहते हैं, ठीक ना। आज को बिल्कुल समझ में आ गया कि सर्वहरा वर्ग कहते हैं समाज का वैसा वर्ग जिसमें क्या रहता है? गरीब लोग रहता है, किसान रहता है, मजदूर लोग रहता है, गरीब लोग रहता है, ठीक ना। उसमें क्या रहता है? आम गरीब लोग शामिल रहते हैं। क्या रहता है? आम गरीब लोग क्या रहते हैं? उसमें शामिल रहते हैं, ठीक ना। उसे ही क्या कहते हैं? हम सभी सर्वहरा वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सर्वहरा वर्ग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखें। शीत युद्ध क्या चीज? शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखना है। कहता है शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, ठीक है। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था। एक वैचारिक युद्ध था। एक विचार का नहीं होता युद्ध, उससे दुश्मनी करता है, इसको मार देंगे, ये कर देंगे, बल्ले इससे ये दूसरे को बोला, वे दूसरे को बोला, इससे मैंने बता कि ये बात बोला कौन? तो वे बोला। ये सब बात वही कहता है कि एक वैचारिक युद्ध था। कौन सा युद्ध था? एक वैचारिक युद्ध था, ठीक ना। जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। कौन था? सोवियत रूस था, ठीक ना। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। और 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के समाप्त हो गया, ठीक ना। कहता 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विखंडन के समाप्त हो गया, समझा ना। तो बिल्कुल आप सभी को समझ हो गया कि कहते हैं शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक वैचारिक युद्ध था। एक कैसा था? एक विचार का युद्ध था, ठीक ना। जिसमें क्या था? पूंजीवादी गुट, जिसमें पूंजीवादी का नेता, पूंजीवादी का एकजुट, ठीक ना। और कहता है पूंजीवादी का नेता
पूंजीवादी गुट का नेता, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था, सोवियत रूस। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के नहीं बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, ठीक ना। और 1991 में कितना 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के समाप्त हो गया था, ठीक है, सोवियत संघ के विखंडन के समाप्त हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, ठीक है। कहता है लेनिन के द्वारा, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, ठीक ना। कहता है लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी, कहता है लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। क्या चीज संभव नहीं है, तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, समझा ना। कहता है इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। 1991 ईस्वी में की थी, 1991 ईस्वी में की थी। इसे लागू कर लेनिन को मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, कहता है कि देखो इसको फिर से समझाते हैं। कहता है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, क्या कारण था। कहता है लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल में पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, पूरा समाज व्यवस्था का लागू करना तुरंत संभव नहीं है, ठीक ना। इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लेनिन में नई आर्थिक नीति की घोषणा की 1921 ईस्वी में। कब किया था, देखो जब आर्थिक स्थिति में जब सुधार लाना है ना, तो कुछ ना कुछ उसका समझौता करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नियम बदलना पड़ता है। वही कहता नई आर्थिक नीति की घोषणा लाई, ठीक है। कब उन्हें 1921 ईस्वी में लाया था, 1921 ईस्वी में, ठीक ना। इसे लागू कर लेनिन को कहते मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, कहता है हिंद चीन का अर्थ क्या है, कहता है आगे क्वेश्चन हिंद चीन का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, समझा ना, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझा ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन, समझा ना, हिंद चीन का अर्थ क्या था, हिंद चीन का अर्थ क्या था। कहता है हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग, हिंद चीन कहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहता है हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख किलोमीटर, कितना, 3 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय, क्या चीज, प्रायद्वीपीय क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। आज जो अभी सभी का जो क्षेत्र देख रहे हैं, किसका, आज के वियतनाम का क्षेत्र जो देख रहे हैं हम सभी, लाओस का क्षेत्र देख रहे हैं और कंबोडिया का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्र किसमें आता है, हिंद चीन पूर्व एशिया में आता है। कहता है कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना लाख किलोमीटर वर्ग फैला हुआ है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, ठीक ना। अभी जो हम सभी जो देख रहे हैं, जो अभी व्यवस्थित कौन सा है, वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है, ठीक ना। ये दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग है, दक्षिण पूर्व एशिया में
लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये सभी क्षेत्र। अब जो कि ये सभी देश आते हैं, कौन से देश आते हैं, कौन से देश आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं, ठीक ना। आगे देखो, कहते हैं हुआ आंदोलन की चर्चा करें, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। यह हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था, यह उद्देश्य इसका क्या था। कहता है कि देखो हुआ आंदोलन की चर्चा करें, चाहे हुआ आंदोलन के बारे में तुम चर्चा करके बताओ। यह क्वेश्चन पूछता है कि हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ठीक ना। देखो कहता है हुआ आंदोलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना था। किसका, हुआ आंदोलन का उद्देश्य यही था कि उपनिवेशवाद का, किसका, उपनिवेशवाद का विरोध करना था। हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कहता हुआ आंदोलन, हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, 1939 में शुरू हुआ था, ठीक ना। हुआ आंदोलन के नेता हुनई फुसो था, ठीक ना। और क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देता था। किसको अंजाम देता था, क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं का भी या को भी अंजाम देता था, ये देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था, ठीक ना। आपसे बिल्कुल पता होगा। देखो क्या कहता है कि हुआ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना था, ठीक ना। और हुआ एक आंदोलन जो था बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा, तो एक बौद्धिक धर्म के आधार पर, ये धर्म क्रांतिकारी था, ठीक ना। जो ऐसा युद्ध किसी को हरपने के लिए धर्म के आधार पर युद्ध हो रहा था, ठीक ना। कहता है कि जो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, ठीक ना। और हुआ आंदोलन के नेता हुनई फुसो था और क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी ये अंजाम देते थे। किसको, क्रांतिकारी उग्रवादी घटना, उग्रवादी मतलब किसी को उजागर कर भगाना होता है, उसी प्रकार कहते हैं उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। जिसमें आत्मा जो दाह होता है, आत्मा को देना, ठीक है, आत्मदाह भी शामिल होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। हाँ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन होने का क्या कारण था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसी का विवरण इसमें देना है। कहता है प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के फलस्वरूप, हारने के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। क्या कर दिया, विघटित कर दिया गया और सुल्तान को सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। कहता है कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया, क्या कर दिया, विघटित कर दिया गया और सुल्तान के सत्ता को, सुल्तान के जो सत्ता था ना, सुल्तान के सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया। क्या कर दिया, वंचित कर दिया गया, ठीक ना, कर दिया तो गया। कहता तुर्की में खलीफा की शक्ति की तुर्की में खलीफा की शक्ति की पुनः स्थापना के लिए 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया गया। कब गया था, 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था। 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था। कहाँ था, भारतीय के मुसलमानों ने कब किया था, 1920 ईस्वी में, ठीक ना। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, क्या चीज से, राउलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, राउलेट एक्ट से क्या समझाते हैं। कहता है बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए या दबाने के 1919 में राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। कहता है बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 ईस्वी में, कब 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। क्या बनेगा, राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार,
इसमें जो किसी साक्ष्य के बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें बिना तुम साक्ष्य के बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है और इसे कोई राउलेट एक्ट कहा जाता है। इसे ही कानून को राउलेट एक्ट कानून कहता है। देखो जब कोई घटना हुआ, इसमें तुमको नहीं कोई सूचना देगा, नहीं जानकारी देगा, डायरेक्ट बिना गारंटी के बिना वारंटी के तुमको अरेस्ट कर लेगा। इसमें कोई भी तुमको सुविधा नहीं देगा। कहते विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होता, नहीं अब इसमें नहीं अपील भी किया जाता है। 3 महीना 2 महीने तो होता नहीं, तुरंत कागज में कुछ हुआ, केस हुआ और मुकदमा तुमको पकड़ के ले गया, तुरंत अपील भी कर सकते हो वकील से। नहीं, वो अपील भी नहीं कर सकते। बिना वकील बिना अकील बिना देखो बिना अपील बिना दलील के ये काम, इसका विरुद्ध के कोई भी अपील नहीं किया जा सकती है। इसे ही राउलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही राउलेट एक्ट कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, कहता है राउलेट एक्ट से आप क्या सुने, कहता है बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को। देखो जब क्रांति बढ़ रहा है ना, जब क्या चीज क्रांति बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा पूरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही कहते हैं बढ़ती क्रांतिकारी को घटनाओं को दबाने के लिए, मैंने उसको दबाने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए, घटनाओं को जो क्रांतिकारी विरोध बढ़ रहा है या मार झगड़ा जो बढ़ रहा था, क्रांतिकारी जो बढ़ रहा था, उसको दबाने के लिए 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया, राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया कि जो झगड़ा लड़ाई करेगा बिना कुछ तुमको वारंट दिए हुए, बिना कुछ तुमको पहले सजेशन दिए हुए तुमको पकड़ के ले जाएंगे और बिना तुमको 6 महीना के पहले तुमको बेल नहीं देंगे, साल भर महीने पहले बेल नहीं देंगे, तुमको अपील ही नहीं करने देंगे, तुमको अपील ही नहीं करने देंगे। ठीक ना, वह कहता है 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। क्या चीज बनाया गया, राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत बिना वारंट के आदमी को गिरफ्तार करता था। क्या, बिना वारंट, बिना वारंट बोलने का मतलब है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, उसको पहले वारंट दिया जाता है कि आप इसको गिरफ्तार करेंगे, ये खिलाफ तुम्हारे ऊपर केस हो चुका है। ठीक ना, लेकिन इसमें जो राउलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया, इसलिए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए राउलेट एक्ट अधिनियम एक्ट के कहते हैं 1919 में राउलेट एक्ट जो अधिनियम बनेगा, इसमें तुमको वारंट नहीं दिया जाता। इसमें वारंट देने की गारंटी ही नहीं है, इसमें दिया ही नहीं जाता है। कहता है इस अधिनियम के अनुसार, इस नियम का नियम के अनुसार, इस नियम कौन सा नियम, राउलेट एक्ट अधिनियम, कौन सा नियम, राउलेट एक्ट अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तुमको है नहीं कि तुम झगड़ा लड़ाई कर रहे न करे, किसी भी व्यक्ति को अपना देखो अनुभव से पकड़ लेता है ना कि बिना सीधा पकड़ेगा, मतलब कि आता है कि लगभग वो मार झगड़ा तो माहौल पता चल जाता है ना कि कौन व्यक्ति मार झगड़ा करने वाला है। लेकिन वही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य, मतलब बिना प्रूव्ड और वारंट, ना गारंटी, ना वारंट देगा, ना तुमको कुछ प्रूफ देगा, ना तुमको साक्ष्य देगा। ठीक ना, वह कहता है किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। यदि गिरफ्तार कर लिया तो उसको छोड़ाने के लिए तुम कहीं वकील से तुम अपील नहीं करवा सकते, तुम वकील से अपील ही नहीं करवा सकते। वही कहता है बिना अपील की जा सकते, बिना कोई अपील नहीं की जा सकती है थी, कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसे ही राउलेट एक्ट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता था, राउलेट एक्ट कहा जाता है। और राउलेट एक्ट के अधिनियम के अनुसार ही इसको गिरफ्तार किया जाता है। कब बनाया गया था ऐसा नियम, 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए। जब लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है ना, तब क्या करता है, पुलिस आता है, सीधा उठा के लेते जाता है, तुमको कुछ सूचना कुछ जानकारी देवे नहीं करेगा कि तुमको किस लिए जाएंगे, क्योंकि झगड़ा को दबाने के लिए, या अपने रखेंगे, तुमको छोड़वे भी नहीं करेगा, गारंटी देगा, तुम्हारा कागज नहीं सुनेगा भी, वकील रखो कागज नहीं सुनेगा ना। इसी को राउलेट एक्ट अधिनियम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, राउलेट एक्ट अधिनियम कहा जाता है। ठीक ना, अब जानते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। 2020-2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। राउलेट यानी कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था दांडी करने का, दांडी यात्रा करने का उद्देश्य क्या था। तो वो कहता है गांधी जी 12 मार्च 1930 को, कब, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 मतलब बोलने का मतलब 78 अपने व्यक्तियों के साथ, अपना 78 अपने भारतीयों के साथ, कितना व्यक्ति के साथ, 78 व्यक्तियों के साथ, ठीक ना, अनुयायियों या व्यक्तियों के साथ दांडी समुद्र तक, दांडी कहां तक किया था, मैंने कहां तक चला था, दांडी मतलब ना तो दंड देना, उसी पर कहां तक चला था, दंड दे के नहीं, ऐसे चला था
देखो यहाँ से हो सकता है माइक जरा सा बंद हो गया था, ठीक है, यहाँ से समझाते हैं। फिर कहता है कि देखो चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण है। कहता है बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में 3 कठिया प्रणाली ज्यादा प्रचलित थी, व्यवस्था ज्यादा था, ठीक ना। कहता है इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील बोना पड़ता था, उसको उपजाना पड़ता था, जो अंग्रेजों ने दबाव के कारण उसको करवाता था। ये कि नील की खेती करने से जमीन बंजर बन जाता है, नील की खेती करने से जमीन बंजर बन जाता है, जिस कारण से उसमें कोई फसल नहीं होता है, ठीक ना। नील की खेती करनी होती थी। इसी प्रणाली के विरोध में गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे। कौन सा ग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था, इसी विरोध में, ठीक ना। बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इसी व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक ना। और इसी प्रणाली में विरोध में महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण का सत्याग्रह किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लिख लो कि आएगा क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन सभी को क्या करना, याद रखना। महात्मा गांधी से ये चौथा चैप्टर है, इससे 100% क्वेश्चन लड़ता है, 100% आएगा, तो आएगा तो इसी से आएगा। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, जन बना के जन व्यक्तियों के द्वारा, जनता के द्वारा आंदोलन था। कैसे? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, ठीक ना। इसलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहते हैं। सभी जनता ने भाग लेता, सभी व्यक्तियों ने भाग लेता, सभी व्यक्तियों ने भाग लेते, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहते हैं। देखो क्या कारण था, फिर से समझाते हैं, समझ में नहीं आएगा, एक एक करके क्वेश्चन को समझाएंगे, सब करके क्वेश्चन को तोड़ के समझाएंगे। कहता है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन है। कैसे? प्रथम जन, जिस तरह से जनता ने सभी मिलकर, कोई भी नहीं करता था जिस तरह इसमें क्या। कहता असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था यह आंदोलन, ठीक ना। कहता इस आंदोलन में तुमको तो लिख सकता है ना कि कौन सा आंदोलन में? असहयोग आंदोलन को वही कहता है। इस आंदोलन में छात्र ने भी भाग लिया था, नौजवान ने भाग लिया था, मजदूर ने भाग लिया था, किसान ने भाग लिया था, महिला ने भाग लिया था, मतलब कि सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जितना नहीं होने का तो उतना भी भाग लिया था उसमें, ठीक ना, भाग लिए थे। इसलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहता है, जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था, समझा ना। असहयोग आंदोलन क्या था? स्वसा नहीं दिखा था, हमको सहयोग हो सकता है उस दिन, लेकिन जनता ने इतना सपोर्ट किया, छात्र ने इतना सपोर्ट किया, उसको जन आंदोलन बना दिया गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। कहता है कि सविनय आवेग्य आंदोलन के क्या परिणाम है? सविनय आवेग्य आंदोलन के क्या परिणाम है? सविनय आवेग्य आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए थे। क्या परिणाम हुए थे? निम्नलिखित परिणाम हुए थे, ठीक ना। कहता सविनय आवेग्य आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। सविनय आवेग्य आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया था, सामाजिक आधार का विस्तार किया। कहता सविनय आवेग्य आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार, सविनय आवेग्य आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। कहता देखो सविनय आवेग्य आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। किसका? सामाजिक आधार का विस्तार किया। सविनय आवेग्य आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार? सविनय आवेग्य आंदोलन के द्वारा सविनय आवेग्य आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार? ब्रिटिश यानी विदेशी सरकार के द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया। भारत शासन अधिनियम पारित किया। कब? 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया, ठीक ना। चलो आगे। कहता है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे लिखना क्यों नहीं चाहिए। जितना बड़ा घटना कहते कौन
कौन ऐसा छात्र है कि इस पर नहीं लिख सकता है, तो को कैसे नहीं लिख सकता है। तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार के लोग जब बिहार के ये क्वेश्चन नहीं लिखेगा तो क्या पढ़ा था, समझा ना। तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इस सभी को पता है कि बिहार में कौन सा प्रणाली प्रचलित थी, 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी, ठीक ना। नील की खेती के लिए, नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता यानी कि उपजाऊ, नील की खेती करने से भूमि की उपजाऊ या उर्वरता कम हो जाती थी। क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, ठीक ना। और बगान मालिक मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे। बगान के जो मालिक होते थे, अंग्रेजों के मालिक होते थे, उस मालिक ने उसको बलजोबड़ी जो कीमत होता वो कीमत दे देता और वो बलजोबड़ी लेता था, ठीक ना। क्या कहते हैं, बगान मालिक ने मनमानी कीमत पर, अपना जो मन हुआ वही मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे। क्या कहते, खरीदारी करते थे, बलजोबड़ी खरीदते थे, जो मनमानी दाम होगा वही देगा, अपने मन से नहीं कि तुम किसान उपजाया कम हो जाता था, बंजर भूमि हो जाता है तो उनको ज्यादा दे देंगे, नहीं, वैसा नहीं नियम था। जो मनमानी हुआ उससे उस रेट से ले लेता था। तो विश्व बाजार में नील की मांग घट गई। विश्व बाजार में, विश्व में पूरे बाजार में, विश्व में अपने दूसरे देश से भी नील की मांग क्या घट गई। तो बगान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। जब विश्व में जब नील की भी मांग घट गया, विश्व में भी नील का मांग क्या हो गया, घट गया, तब नील का ज्यादा मांग बढ़ गया, ठीक ना। नील का ज्यादा मांग बढ़ गया तो वे कहता था कि अधिक से अधिक खेती में नील बो। 3 कट्ठा तो वो भी करता था, बोलता था और भी वो, समझा ना, क्या बोलता था, और भी वो। ये कहता था बाजार में नील की मांग घट गई तो बगान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। अधिक लगान का, जब नील का मांग जब घट गया ना तो अधिक लगान का मांग करने लगा, ठीक ना, करने लगे। कहते चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, चंपारण के किसके शुल्क पर, राजकुमार आग्रह पर गांधी जी किसके आग्रह पर आया था, राजकुमार आग्रह पर आया था। कहां पर, 1917 ईस्वी में चंपारण आया था। 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे कौन, महात्मा गांधी। किसके अनुसार, किसके आग्रह करने पर, किसके बुलाने पर, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में पहुंचा। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में पहुंचे और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। 3 कठिया प्रणाली, किसानों को जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचा 1917 ईस्वी में, तब किसानों से मुक्ति दिलाई 3 कठिया प्रणाली की। नहीं खेती करेगा तो नहीं करेगा, तुम क्या कर लेगा तुम देखना, ठीक ना। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि किसी को नहीं नील की खेती करना है। 3 कट्ठा में 20 बीघा मैंने 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील बोना है, किसी को नहीं करना है। ये क्या करेगा अंग्रेज भाई देख लेना है, ठीक ना। वही कहता है महात्मा गांधी का, 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। क्या किया, मुक्ति दिलाई। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ये बिहार का इस तरह से टिप्पणी था, समझा ना। देखो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन देखो एकदम आराम से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन। कहता है बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी व्यवस्था, बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। किस लिए, नील की खेती के लिए। किस लिए था प्रचलित, नील की खेती के लिए। कहता है भूमि, देखो नील की खेती करने से भूमि की उर्वरक शक्ति यानी कि जो क्षमता आता है भूमि में कंपोस्ट, तो उसकी शक्ति क्या होता है, घट जाता है। उसकी शक्ति क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना। कहता है कि बगान मालिक अपने मनमानी ढंग से कीमत पर वह नील लेता था। अपना मनमानी, जो मन हुआ वैसी मन से वो अपना खेती में अपना वही नील ले लेगा, ठीक ना। जो कि विश्व बाजार में जब नील की मांग बढ़ गई, घट गई, जब विश्व बाजार में पूरे नील की मांग क्या हो गई, घट गई, तो बगान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगा। अधिक लगान का क्या करने लगा, मांग करने लगा। अधिक से अधिक नील बो, तुम समझा ना, क्या करने लगा, नील बो, जो कि नील से फायदा नहीं होता था किसानों को, ठीक ना। तब चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल नेता रहता था, ठीक है। कौन, राजकुमार शुक्ल के नेता रहते थे। तब उन्हीं ने आग्रह किया किसको, महात्मा गांधी को। तब महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे, ठीक है। जिससे कि ये 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। जब सभी किसानों को चंपारण में, सभी किसानों को ये 3 कठिया प्रणाली से क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं पुनः समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। पुनः समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। कहते हैं पुनः समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में हुआ था पुनः समझौता
गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। यह दलितों के लिए विधायिकाओं में बताइए, दलितों, गरीबों के लिए, गरीब जो दलित के परिवार होते हैं दलितों के लिए और विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए हुआ। स्थान को आरक्षित कहता है कि देखो, जब मान लो दलित लोग है उसको स्थान को क्या करना, आरक्षण, उनको कुछ छूट देना है, आरक्षित करने के लिए हुआ था, ठीक ना। वह कहता है पुनः समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और यह दलितों और विधायकों के लिए, दलितों के लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित, विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए, आरक्षण में छूट देने के लिए हुआ था, ठीक ना। देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन जो था ना, जो सब ने चढ़ बढ़ के जो भाग लिया था असहयोग आंदोलन में, उसको क्यों स्थगित कर दिया, क्यों रोक दिया गया, समझा ना। इसी क्वेश्चन को समझना है। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा खंड, पहले स्त्री तब पुरुष, पहले चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा, राजनीतिक जब जुलूस करा था ना, पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को, और 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। क्या कारण था? देखो, जब राजनीतिक का जब जुलूस निकला ना, कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में, किसी के विरोध में? फायरिंग के विरोध में असहयोग, माने कि आंदोलन ने असहयोग, तो फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला कर दिया। थाना पर क्या कर दिया? थाने पर हमला कर दिया, जिसके कारण 5 फरवरी 1922 को 22 कर्मियों को क्या कर दिया? वो मार दिया, जौने से मार दिया। तो पूरा थाने में आग लगा दिया। रपेटा, जैसे उधर से रपेटा, इधर से इशारा पेटा के थाना हो गया। थाना में क्या कर दिया? ताला मार के और ये मिट्टी जो किरासन तेल पर छीट के और क्या किया? कांठी मार दिया, जिससे कि 22 पुलिस कर्मियों को क्या हो गया? जान चला गया। तो उसी में तड़प के मर गया थाना के अंदर। तब महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, ठीक ना। क्या कारण था? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बढ़ाया गया आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण के कारण, किस कारण? औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक, औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। क्या बन गए? मजदूर बन गए। इनका आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? दिए गए वेतन पर निर्भर था। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया था। औरत से भी और बच्चों से भी 16 से 18 घंटा तक काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्त निर्मित उद्योग का विकास, समझा ना। सामने घरेलू हस्त निर्मित उद्योग का विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगारी बना दिया गया। फैक्ट्रियों के काम करने वाले मजदूर का जीवन कम था। कहता है फैक्ट्रियों के काम करने वाले मजदूरों का जीवन कैसा था? कम था, बहुत जीवन कम था। इतने खटवाता था ना, तो बहुत जल्दी ही मार देता था। कहता है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन को
समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया? साधन को समाप्त कर दिया था। यह दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, यह नहीं थे। ठीक ना, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद रख सकता है किसी भी तरह, समझा ना। जैसे याद है वैसे देखो समझा देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझने का प्रयास भी करना तुम भी। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो मजदूरों ने, कहते औद्योगिकरण, उद्योग में कोई धंधा जो बिजनेस होता है ना, कहते उसको मजदूरों ने, कहते उनको औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका, मतलब मजदूर के जो जीवन है उसको कैसे, आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, किस तरह से तड़प तड़प को उससे कम करवाता था, समझे, किससे उसका जीवन को कम कर दिया। ठीक है, वही कारण है। कहते औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर हो बन गए, समझा ना। कहते औद्योगिकरण के कारण धंधा के कारण घरेलू उद्योग के मालिक, घरेलू उद्योग, घर के जो उद्योग जो था उसके मालिक अब मजदूर हो बन गए, मजदूर बन गए। क्या बन गए? मजदूर बन गए। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिक के समर्थन में था, कानून मिल मालिक के समर्थन में था। कौन? कानून मिल, इंग्लैंड में कानून मिल मालिक के समर्थन में था, इंग्लैंड के समर्थन में था। वही कहता है, इंग्लैंड में कानून मिल मालिक के समर्थन में था। औरतें एवं बच्चों से 16 से 18 घंटा कम करवाता था। कितना घंटा कम करवाता था? 16 से 18 घंटा। किस औद्योगिकरण मजदूर में, समझा ना, जब कंपनी था उसमें 16 से 18 घंटा मजदूर से भी उतने कम होता, बच्चों से भी 16 से 18 घंटा कम करवाता था। ये समझो 24 घंटा का दिन रात होता है, उसमें 16 से 18 घंटा कम करना कितना टफ कम होता था, कितना कम करता था, तब कम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योग का विकास संभव नहीं था। विकास का संभव, मैंने उद्योग का विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगारी बना दिया। इन्हीं कारखाने क्या कर दिया? बेरोजगारी बना दिया। फैक्ट्रियों के काम करने वाले मजदूर का आजीविका कम कर दिया, आजीवन कम कर दिया। मजदूरों के आजीवन क्या कर दिया? कम कर दिया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन को समाप्त कर दिया था, और यह दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, खरीदने की स्थिति में नहीं थे। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकता है जितना हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझा ना, इसलिए इसको याद ही रखना है, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? कहता है औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। क्या हो गया? उदय हुआ, मैंने उजागर हुआ और आया, उदय हुआ। ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे, जहाँ कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जहाँ कोई बुनियादी सुविधा क्या थे? उपलब्ध नहीं थे। ठीक ना, चलो आगे। कहते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नता को स्पष्ट करें। कहते हैं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करें। ठीक ना, कहता है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच निम्नलिखित भिन्नता है। क्या है? निम्नलिखित भिन्नता है। कहता है देखो गांव एवं शहर। कहता है गांव की आबादी कम होती है। गांव की आबादी क्या होता है? आबादी मैंने गांव में ज्यादा आदमी नहीं रहते जितना शहर में आबादी रहती है। कहते हैं गांव की आबादी क्या होता है? कम होती है। शहर की आबादी अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। गांव में खेती और पशुपालन, गांव में ज्यादा करके क्या होता है? खेती किया जाता है और पशुपालन रहता है, वही जीवन जीने के लिए ज्यादा है, ठीक है, गांव में। लेकिन शहर में व्यापार और उत्पादन मुख्य आजीविका होती है। मुख्य जीवन जीने के लिए क्या होता है? व्यापार और उत्पादन को भी चीज का करना, ठीक है, जैसे कंपनी सब होता है उसमें उद्योग धंधा करना, ठीक है। वह कहता है शहर में क्या आता है? व्यापार और उत्पादन का मुख्य आजीविका होता है। गांव की वातावरण स्वच्छ होती है। गांव के वातावरण क्या होगा? जो माहौल होता है, पर्यावरण क्या होता है? स्वच्छ होता है। लेकिन शहर की वातावरण प्रदूषित है। शहर का वातावरण यानी पर्यावरण कैसा होता है? प्रदूषित होता है। शहर का पर्यावरण कैसा होता है? प्रदूषित होता है, ठीक ना। कहता है गाँव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होता है। वो गाँव में शिक्षा का अभाव होता है क्योंकि स्कूल कॉलेज सब क्या होता है? दूर में रहता है। यातायात माने जाने आने की सुविधा क्या होता है? कम होता है।
स्वास्थ्य भी क्या होता है, जब बिगड़ जाने के बाद क्या होता है, और सुविधा का अभाव हो जाता है, सुविधा का क्या होता है, दिखाने का अभाव हो जाता है, ठीक ना। और शहर में शिक्षा, यातायात से स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत व्यवस्था में होती है, उन्नत मतलब ज्यादा व्यवस्था में होता है। क्या क्या, शहर में शिक्षा व्यवस्था ज्यादा होता है, यातायात सुविधा ज्यादा होता है, गाड़ी सब चलने चलने के कहीं जाने आने के लिए, ठीक, यातायात व्यवस्था। स्वास्थ्य सुविधा उन्नत अवस्था में होती है, उन्नत अवस्था में होती है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। कहता विश्व बाजार किसे कहते हैं, विश्व बाजार किसे कहते हैं, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। देखो वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, क्या हो, उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विश्व बाजार कहते हैं। वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, आम लोगों के लिए क्या हो, उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं, ठीक ना। आगे देखो, कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। कहता है अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो, कैसा हो, अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियां दिवालिया हो जाए, दिवालिया मतलब कहता है पूरा एकदम भुखमरी की तरह ना होता है कि कर्जदोर हो जाता है, कर्जा की दीवार, वही कहता है दिवालिया हो जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत न रहे, वस्तु और बाजार में कोई कीमत न रहे, तो उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। जब आर्थिक संकट होता है, पूरा पूंजी से पूरा गिरावट हो जाता है, पूरा कर्जा में चला जाता है, उन्हीं को क्या कहता है, आर्थिक संकट कहा जाता है। कहते आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, कृषि, उद्योग और व्यापार, क्या, कृषि, उद्योग और व्यापार, ठीक ना, का विकास अवरुद्ध हो जाए, मतलब रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लाखों लोग कैसा हो जाए, बेरोजगार हो जाए, ठीक ना। और बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए, बैंक और कंपनी जो है ना एकदम पूरा कर्ज में इतना डूब जाए कि उसको कोई भी लूट सकता है, समझे, एकदम पूरा कर्जदार हो जाए, जिससे एकदम कर्जा का अपना खर्च भी नहीं चला सकता है, बैंक भी अपना खर्च तो बैंक भी जहाँ पर जो चलता है ना, तो उसका अपना जो खर्च होता है उससे जब ज्यादा इनकम नहीं होगा तो उसको बैंक को भी फायदा नहीं होता है। और कंपनी जब कुछ चलता है तो ऐसा मजदूर रहने लगे कि मजदूरी उसको कंपनी को लूटने लगे, जो कंपनी चल रहा है तो उस कंपनी में क्या होना चाहिए, उसको पैसा होना चाहिए ज्यादा मजदूरों से, वही हो गया था। वो आर्थिक संकट क्या होता है, कहता है हो जाए बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए, बैंक और कंपनी क्या दिवालिया हो जाए, और वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार कोई कीमत न रहे, जो वस्तु बेचता है उस वस्तु का और जो कीमत पर तुम्हारा बाजार मूल्य में बिकता है उस कीमत पर, वही कहता है कि वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत न रहे, कोई कीमत न रहे, तो उसे क्या कहता है, आर्थिक संकट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक संकट कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास रुक जाए या अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, और बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत न रहे, वस्तु और मुद्रा का कोई कीमत न रहे तो उसे आर्थिक संकट कहते हैं। चलो इधर देखो, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, देखो कहता है लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला रेशम मार्ग से, कहता है लकड़ी के ब्लॉक द्वारा, किसके द्वारा, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप पहुंचा, किसके द्वारा, कला रेशम मार्ग से, काला रेशम मार्ग के द्वारा, जब रेशम के मार्ग मतलब रास्ता, रेशम मार्ग के जब रास्ता खोज जाता है, रेशम मतलब क्या होता है, मार्ग, रेशम मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप पहुंचा। रोमन
रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। समझा ना, देखो क्या क्या नमूने पहुंचने का कारण, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण कला पेंशन, रेशम मार्ग में मतलब रास्ता, ठीक है, रास्ता से व्यापारियों द्वारा पर यूरोप पहुंचा। रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा यूरोप पहुंचे। आगे देखो, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। चलो इधर देखो, कहता हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। जब हाथ से जब पुस्तक को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। जब हाथ से पुस्तक को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि। जिस तरह अभी क्वेश्चन मिलता है ना कॉपी सब क्या होता है, किताब टाइपिंग क्या मिलता है, लेकिन उस समय जब पुस्तक मिलता है क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ, उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। कौन सा लिपि कहते हैं, पांडुलिपि, ठीक ना, कहा जाता है। कहते हैं पांडुलिपि तार के पत्ता या हाथ से बना कागज पर लिखा जाता था। देखो पांडुलिपि तार के पत्ता, कैसा पत्ता, तार का पत्ता या हाथ से बना कागज पर लिखा जाता था। हाथ से जो बना के कागज उस पे पांडुलिपि से लिखा जाता था, ठीक ना। कहता है भारत में छापा खाना के आविष्कार से पहले, जब भारत में जब कोई भी चीज छापना स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले पांडुलिपि लिखा जाता था। उससे पहले क्या से लिखा जाता है, पांडु ही लिपि चलता है। जब मान लो कि छापा खाना था ही नहीं, कोई चीज मशीन छापने वाला था ही नहीं, तब क्या करता था, हाथ से उसको लिख के छापता था। लेकिन वैसा पेपर कैसा रहता था, ठीक ना, वो कहता है पांडुलिपि तार के पत्ता रहता था। कैसा, कौन सा पत्ता, तार पत्ता ना होता है, तो कैसा पता, तार का पत्ता जो ना आता है, जो तार सा फरता है कांच में, उसी तार का पत्ता या हाथ से बना कागज पर, हाथ से कोई बनाया हुआ कागज नहीं रहता था, जो कागज सब रहता है बनता है, तो उसे हाथ से बना हुआ कागज पर लिखा जाता था। और भारत में छापा खाने के आविष्कार से पहले, जब भारत में जो छापने वाला मशीन होता है ना, उससे पहले पांडुलिपि लिखा जाता था। उससे पहले क्या लिखा जाता था, पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या आता है, जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि। उसे पांडुलिपि लिखा जाता था, ठीक ना, पांडुलिपि लिखा जाता था। किस, जब यूरोप में ना कि भारत में छापा खाना से पहले पांडुलिपि लिखा जाता था, ठीक ना। और आज के समय किसी पुस्तक को या किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है वही उपयोगिता उस समय पांडुलिपि की थी। जिस प्रकार अभी लिखा हुआ टाइपिंग किया हुआ पुस्तक की कीमत महत्व है, उसी प्रकार उस समय पांडुलिपि पर लिखा हुआ, पांडुलिपि यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ पेपर आता था, उसी प्रकार उसका कीमत था। समझा ना। जिस तरह अभी जो 10th का NCERT सब होता है, तो क्या टाइपिंग क्या लिखा रहता है, कितना महत्व है, उसी प्रकार जब पांडुलिपि भी लिखा था ना, हाथ से भी लिखा रहता, उसी उतने महत्व उसका भी था। समझा ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। कहता है हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, पांडुलिपि कहा जाता है। कहता है पांडुलिपि तार के पत्ता, कैसा क्या चीज का पत्ता, तार का पत्ता या हाथ से बना कागज पर लिखा जाता था, या हाथ से बना हुआ कागज नहीं आता था, उसी से लिखा था। भारत में छापा खाने के आविष्कार से पहले पांडुलिपि लिखा था। जब भारत में छापा खाना स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग जो प्रिंटर कहते हैं, जब फोटो स्टेट सब करते हैं, उससे पहले कैसा लिपि चलता था, पहले क्या लिखा जाता था, पहले पांडुलिपि में लिखा जाता था, पुस्तक सब के रूप में छपता था। समझा ना। कहता आज के समय किसी पुस्तक को भी, आज के समय किसी पुस्तक की जो उपयोगिता है, जिस तरह पुस्तक अभी उपयोगिता ना, वही उपयोगिता उस समय पांडुलिपि की थी। वही समय उस समय क्या चीज का था, पांडुलिपि की थी, ठीक ना। तो देखो 30 क्वेश्चन था, लास्ट 30 क्वेश्चन था, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम इतना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वीडियो अंत तक देखा है, तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग बोलना चाहें, क्योंकि अपना तुम कीमती समय लेकर ये भी मेरा वीडियो देखा, और हमको एहसास होता है कि बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि तुमको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को लाइक तो नहीं करना है, लेकिन एक कमेंट जरूर कर देना कि सर समझ में नहीं आया। समझा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन नहीं भी आया होगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक ना। यदि आया होगा समझ में, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, और अपने छोटे भाई बहन को जरूर सजेशन देना है, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल यह निःशुल्क सेवा दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में PDF, बिल्कुल फ्री में क्लास,
जो सोचता होगा कि बड़े बड़े टीचर क्या कर सकता है, उससे भी बड़ा मिसाइल बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए और करेंगे भी, और 2026 का बहुत बड़ा धमाका आप सभी के लिए लाने वाले हैं, हमारे छोटे भाई बहन के लिए। इसीलिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़वा के रखना है, और उसके बाद देखना मिसाइल किस तरह से चलता है। इसलिए छोटा चैनल भलो है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा 2026 में, रिकॉर्ड तोड़ने वाले। इसीलिए आप सभी को क्या करना है, बहुत बेमिसाइल से बताने वाले और बहुत सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं, बिल्कुल निःशुल्क में। यदि बिल्कुल निःशुल्क में यदि 450 460 नंबर नहीं पार कर रहे हैं तब बोलिएगा। इसीलिए आप सभी को बिल्कुल मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने छोटे भाई बहन को जरूर से जरूर जानकारी देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।